आप देख रहे हैं भाषा, साहित्य, संस्कृति और राजनीति पर केंद्रित यूट्यूब चैनल सपाट बयानी द्वारा आयोजित एक परिसंवाद का शीर्षक है मोबाइल की दुनिया, हम और हमारे बच्चे। आज हम इस विषय की दूसरी कड़ी को सुनेंगे, जिसमें दिल्ली की लेखिका, समाजसेविका और शर्मिष्ठा उपन्यास की लेखिका अणुशक्ति सिंह जी और उनके साथ हैं सिलीगुड़ी से कवयित्री, समाजसेविका बबीता अग्रवाल कंवल जी। हमारी वक्ता के विवाक विचारों से लाभान्वित होने का अवसर लाभ करेंगे। इसी दिशा में चले, सुने कि कल तक हमने क्या विचार रखे और आज हम आगे इसी विषय को दूसरे भाग में सुनेंगे, जिसमें बच्चों के साथ साथ जो बड़े स्वयं को बच्चों को संस्कारित करने का दायित्व बोध महसूस कराते हैं, औरों को भी कराते हैं, वे भी किस तरह से मोबाइल की दुनिया में शामिल है, उसकी गिरफ्त में है, उसकी मुट्ठी में है। पिछले साल तक आई वाज नॉट, और स्पेशली शहरों में, और स्पेशली शहरों में तो हालात और खराब है, कस्बाओं में भी, कि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, माँ बाप दोनों घर से काम कर रहे हैं, दोनों फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि हम लोगों को भी वाइंड आउट करने का नहीं मिल रहा है, वेंट आउट करने का नहीं मिल रहा है। तो शांति चाहिए, बच्चा तुम जाकर के मोबाइल फोन देख लो। वहां आप किसको दोष देंगे? ये समस्या उस उम्र से शुरू है, मतलब 5 साल से लेकर के आगे तक वालों के तो क्लासेस चल रहे हैं, उससे कम वाले भी माँ बाप को तंग कर रहे हैं। तो मोबाइल फोन, चूंकि मोबाइल फोन में वीडियोस हैं, मोबाइल फोन में किस्से हैं, कहानियां हैं, मोबाइल फोन मामा मामी नाना दादी दादा दादी सब बन चुका है। वहां आप क्या करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे जब आप खुद एलियनेट हो गए हैं, दुनिया से अलग थलग पड़ गए? जी, तो एक बात भले ही कितनी ही कड़वी क्यों ना हो, हम स्वीकारने को विवश हैं कि अब हम खुद समय के हाथों संचालित हो रहे हैं। तो एक तरफ वैश्विक स्तर पर जो स्त्री समाज दिख रहा है, उसी मोबाइल में आज की स्त्रियां या कह लें माताएं भी उस रूप में अपने आप को व्यक्तित्व देना चाहती हैं। उसे भी हम गलत नहीं कह सकते, और कभी भी वह नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई पुरुष मिले जो कि घर बैठे, या पहले जो स्त्री की भूमिका रही और बेरोजगार यदि पुरुष है तो वह घर को संभाले और हम काम करने लग जाए। तो मुझे लगता है कि इस तरह की जो समाज की संरचना है, निकट भविष्य में क्या सुदूर भविष्य में भी यह संभव नहीं है। अब ऐसी स्थिति में बच्चे को खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो यह रही हमारी एक लाचारी। अब एक बात आती है कि बच्चे को हम कैसे नियंत्रित करें। नियंत्रित करने का मतलब ऐसा नहीं कि उसकी इच्छाओं को दबा दें, क्योंकि बच्चों की हम कैटेगरी देख रहे हैं। अब मान लिया जाए कि 7-8 साल के बाद की बच्चों की स्थिति है, या 16 के बाद 20 तक की उम्र हम लगभग ले लें, और हम सभी वाकिफ हैं कि मोबाइल, जैसा कि हमने सुना, दादा दादी नाना नानी ही नहीं बल्कि वह विवाह के बाद जैसे जीवन साथी की एक परंपरागत सोच बनी हुई है। सच्चे अर्थ में आजीवन साथ निभाने वाला यदि कोई दिखता है तो वह मोबाइल ही है। अब ऐसी स्थिति में बच्चे, यानी कि हम लोग शैशवावस्था से आगे बढ़कर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, यौवनावस्था, इन सबों को ध्यान में रखें। तो नियंत्रण के लिए, क्योंकि दमन अलग चीज है, नियंत्रण के लिए क्या करें, कैसे हम नियंत्रण कर सकते हैं, इस दिशा में सबसे पहले मैं बबीता अग्रवाल जी की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। जी धन्यवाद।
बाल्यावस्था में इतना मुश्किल नहीं है बच्चों को संभालना। बच्चों को हम लोग कोई और चीज में भी गेम्स वगैरह ला करके बच्चों लोग को भुला सकते हैं, कोई भी मतलब इंडोर गेम या आउटडोर गेम में। लेकिन मुश्किल आती है किशोर अवस्था में बच्चों को संभालने में। वो उम्र इस पड़ाव पर रहते हैं कि उसमें ज्यादातर बच्चों को पेरेंट्स लोग कुछ भी बोलते हैं या समझाते हैं तो उन लोगों को गलत लगता है। और उस समय पेरेंट्स नहीं बन करके एक दोस्त की तरह अपने बच्चों से पेश आना चाहिए और दोस्त की तरह बच्चों से फ्रीली बात करें, चाहे किसी भी विषय पर हो। महादेवी वर्मा का एक कथन है श्रृंखला की कड़िया में कि समस्या की पहचान आधा समाधान है। पहले हम यह आश्वस्त या इस दिशा में माता पिता कितने आश्वस्त होते हैं या बच्चे कितने आश्वस्त होते हैं कि जो कुछ मोबाइल के जरिए हम जान रहे हैं वह हमारे लिए जरूरी है या गैर जरूरी है। ये दोनों के लिए संकट की स्थिति है। बच्चों को अच्छा लगता है इसलिए हम सब कुछ देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और बड़ों की नजर में वह जो अच्छा लगता है उसका दूरगामी बुरा परिणाम है, इसलिए उन्हें गैर जरूरी लगता है। तो जरूरी गैर जरूरी के द्वंद्व में समस्याओं की सही पहचान की दिशा क्या हो सकती है? अनुशक्ति। तो हमारी यह जिज्ञासा है, और यदि आपने देखा हो वेब सीरीज द फैमिली मैन, तो बच्चे किस तरह से मोबाइल की दुनिया में और उस दुनिया के कारण किस तरह के आचरण माता पिता के साथ कर रहे हैं। इन सारी बातों को करते हुए मैं आपसे 2-3 चीजों को मैं पहले हाईलाइट करूंगी। देखिए अजय, बबीता जी, हम लोगों को सारी चीजें, इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा इस वक्त में कि जो किशोरावस्था थी पहले, जो 13 साल से शुरू हुआ करती थी, वो अब घट गई, वो 10 साल पर आ गई। बच्चे पहले उतना अधिक समझदार हो रहे हैं जितना वे 3-4 साल बाद होते थे। पहले हम बचपन को जानते थे, चाइल्डहुड को जानते थे, फिर टीनेज को जानते थे। अब चाइल्डहुड और टीनेज के बीच में एक अलग पीरियड तैयार हो गई है जिसको ट्वीन कहते हैं। मेरा बेटा अभी ट्वीन फेज में है, 8 से 10 साल के बीच में। 10 साल पहले तक 8 से 10 साल के बच्चे को बच्चा माना जाता था, पर अगर अभी आप 8 से 10 साल के बच्चों का व्यवहार देखें तो वो व्यवहार पूरी तरह से अलग है। आप फैमिली मैन में भी देखेंगे कि 9 साल का बच्चा अलग ही लेवल पे है। उसको गीक है, मुझे साइलेंसर वाली बंदूक देना, मैं हिप्नोटिज्म ट्राई करना चाहता हूं, मैं जिज्ञासा का जो स्तर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वहां पे जब वो वही जिज्ञासा का स्तर पहले 8वें 9वें साल में बढ़ा है, फिर 10वें 11वें 12वें साल में बढ़ा है। जब जिज्ञासा का स्तर बढ़ता है तो इंफॉर्मेशन का स्तर भी, जानकारी और सूचनाओं का स्तर भी बढ़ना चाहिए। अब जानकारी और सूचनाओं का स्तर बढ़ाने के लिए हम पेरेंट्स और एक्सपर्ट्स और टीचर्स तैयार नहीं। जब हम लोग नहीं तैयार होंगे तो ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढेंगे। ऑल्टरनेटिव सोर्स में कौन आते हैं? पीयर्स, मोबाइल फोन, इंटरनेट। ठीक है, तो वो जानकारी जो हम एक्सपर्ट के थ्रू, हम प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू प्रॉपर अच्छे तरीके से उनको समुच्चय रूप में दे सकते थे, उनकी जो उनकी मतलब ग्राह्यता को पूरी तरह से संपृक्त कर सकते थे, वी कुड हैव सेटिस्फाइड व्हाट दे वांटेड टू नो, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हम खुद भी हमने अपने आप को उनके अनुसार अपडेट नहीं किया है। तो बच्चे अपडेट हो रहे हैं, तो जो हमारा जो पैनल, एजेंसीज का जो चैनल्स है, यानी एजेंसी मींस पेरेंट्स, टीचर्स, इन्फ्लुएंसर्स, डिसीजन मेकर्स, उनका भी जो चैनल है वो भी अपडेट होना चाहिए। अभी आप देखेंगे बहुत सारी वेबसाइट्स, जैसे एक वेबसाइट का नाम ले रही हूं मैं, teenbook.in, TEENBOOK.in।
जो कि किशोर बच्चों के साथ साथ, यानी 10 साल के उनके बच्चों, 10 साल से 18 साल के उनके बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को भी अपडेट करने की प्रक्रिया में है। यानी माता पिता को भी ये समझाता है कि आपको अपने बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कहाँ आपको फ्रेंडली होना चाहिए, कहाँ आपको एज ए टीचर, एज ए इन्फॉर्मर की तरह काम करना चाहिए, सो दैट कि आपका बच्चा ये जाने कि उसको किस तरह से इंटरनेट से क्या उठाना है, या फिर आपके साथ वो क्या बातें शेयर कर सकता है, क्या बातें नहीं शेयर कर सकता है। एक इंडियन सोसाइटी में एक ये भी तो होता है ना कि बच्चों के बीच, माँ बाप के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती है कि अरे भाई टीवी पे ऐड आ रहा है कॉन्डम का, बेटा तुम चले जाओ, टीवी पे ऐड आ रहा है पैड का, बेटा तुम चले जाओ। तो बच्चों को पहले ही ऐसा तैयार कर दिया जाता है कि इन सारे मुद्दों पे माँ बाप से बात हो ही नहीं सकती। अगर बात माँ बाप अगर वो पर्सन बन जाए जिनके साथ बच्चे खुल सकें, या फिर एली बन जाए, एली मीन्स एक दोस्त, एलाई दोस्त बन जाए, तो बच्चे क्यों भटकेंगे, क्यों नहीं अपने आप को खोलने से झिझकेंगे, मतलब क्यों अपने आप को खोलने से झिझकेंगे, दे ओपन अप टू यू, राइट। सो ये बहुत जरूरी है अपने आप को अपडेट करना। एक ही सोल्यूशन मुझे ये लगता है कि बच्चे अगर वे अगर अधिक जानना चाहते हैं तो हम उस स्टेज में होना चाहिए, हम या हमारा पूरा समूह, हम टीचर्स और अदर लोग जो वहाँ पे डिसीजन मेकर हैं, उस स्टेज में होने चाहिए कि हम उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकें। इस दिशा में मैं एक संकेत करना चाहूंगा कि एक बार श्री श्री रविशंकर जी से पूछा गया था कि बच्चों को हम कंट्रोल कैसे करें, तो उन्होंने कहा कि यह जो कंट्रोल करने की मानसिकता है यह बहुत ही गलत मानसिकता है, हम कर ही नहीं सकते हैं। और अनुज जी ने जहां फोकस किया वह बात यही रही कि यह वेबसाइट है, वह वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट तक जाहिर सी बात है कि गार्जियंस को भी अपडेट होना जरूरी है। लेकिन रविशंकर जी ने एक बात कही कि बच्चों को यदि नियंत्रण करने की अपनी चेष्टा है तो सबसे पहले हम उनके दोस्तों के बीच पहुंचने की कोशिश करें जिसकी संभावना नहीं दिख रही है। यहां तक कि आज सरकारी स्कूलों को छोड़ दे, यदि अंग्रेजी माध्यम के प्राइवेट स्कूलों को ले, वहां पेरेंट टीचर्स मीटिंग में एक एक पेरेंट को बुलाया जाता है और बातें होती है। यदि सारे पेरेंट्स एक साथ हो जाए तो सबकी अपनी अपनी समस्या अपने अपने बच्चों को लेकर हम जान पाएंगे हमारे बच्चों से हम परेशान हैं या बच्चे हम। अजय जी, मैं यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहूंगी। ये जो वेबसाइट, देखिए इंटरनेट समाधान, समस्या भी है, समाधान भी है। हमको ये देखना पड़ेगा, ये जो वेबसाइट्स हैं, इन वेबसाइट्स पर आपके, मेरी तरह के पेरेंट्स, आपकी तरह के पेरेंट्स अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं। वहां पर चीजें आपके लिए देखने के लिए है, आप देखेंगे वहां पे सारी समस्याओं का समाधान है। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ से कह रहा था कि मैं स्कूल में मुझे स्कूल में ये लड़का बुली करता है, मतलब मुझे चिढ़ाता है, मैं कैसे डील करूं। और एक माँ ने अपनी, बल्कि मेरा बेटा स्कूल नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके क्लास का एक लड़का है जो उसको बहुत तंग करता है, वो उस बच्चे से परेशान है। और जैसे उस माँ ने अपनी अपनी समस्या लिखी, उसके साथ साथ 5-6 माँ ने और लिखा, हाँ मेरे बच्चे की भी यही समस्या है। तो जब हम अपना होराइजन एक्सपैंड करते हैं ना, तो हमें भी अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। मतलब कहा ना कि मतलब समाधान ढूंढने के लिए थोड़ा, अगर ये 2-4 कदम जो है उसके बाद समाधान मिल जाएगा हमको, बस हमको वो 2-4 कदम लेने पड़ेंगे, जो बेबी स्टेप, जो वॉकिंग स्टेप है वो लेना पड़ेगा। और इस दिशा में ऐसा लगता है कि यदि बच्चों के दोस्तों के बीच हम बैठे तो हमारा बच्चा क्या करता है, दूसरे बच्चों के मुख से यदि वह पूरा का पूरा ना बोले तो संकेत हम जरूर पा लेते हैं। तो उस दिशा में हमें नियंत्रण की जो चेष्टा है उसका पहला कदम ही है कि हमें बच्चों की समस्या की सही सही जानकारी या उसकी पहचान हो जाए। तो चले, इसके लिए कई ऐप है कि उस ऐप को उस मोबाइल में भी लोड कर दें और अपने मोबाइल में भी रखें। तो ऐप ब्लॉकिंग सिस्टम भी है जिससे पता चलता रहेगा कि हमारा बच्चा कब क्या देखता है और उसके बाद हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो यह तो हो गया फिर वही वेबसाइट की दुनिया, मोबाइल की दुनिया। तो इस दिशा में हमने बातें की और अब हम अगले चरण की ओर चले कि जो लोग यह समझते हैं कि बच्चों को हमें संस्कारित करना चाहिए, क्या इस मोबाइल की दुनिया में स्वयं को संस्कारित बनाए रखने में समर्थ हैं? इस दिशा में मैं प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा बबीता अग्रवाल जी को। जी धन्यवाद।
मोबाइल की दुनिया में समझदार हो रहे तो ये जरूरी नहीं कि वो लोग गलत साइड ही देखे। बहुत से बच्चे हैं जो संस्कारी रूप से भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और जितनी बातें उन लोगों को शायद हम लोग नहीं समझा सकते हैं बच्चों को, वो वेबसाइट के थ्रू से भी बच्चे लोग समझ रहे हैं। और कितने बच्चे होते हैं कि वेबसाइट में देख करके पूछते हैं अपने पेरेंट्स से कि ये ऐसे करने से क्या होता है। तो वो सब संस्कार की उपज है। संस्कृति को समझ रहे हैं आजकल के बच्चे, संस्कार को समझ रहे हैं। अब मैं तो मैं मैं समझा कि यदि चाहे तो हम अपने आप को संस्कारित कर सकते हैं, बच्चे भी कर सकते हैं। आपकी यह आपका यह विचार है। से इस लॉकडाउन में मोबाइल हाथ में आया, हम पढ़ाई से दूर हुए हैं। दूसरी एक समस्या आई विद्यार्थी की ओर से, जो मेरे साथ भी घटित होती रहती है, कि हम एक आर्टिकल भेजना चाहते हैं गूगल से निकालकर अपना किसी भी वेबसाइट से जाकर, और जब हम भेजने की कोशिश करते हैं तो यदि एक बार नजर न डालें तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी तस्वीरें भी चली जाने की संभावना बनती है, जिसे यदि गार्जियन देख ले बच्चे को देखते हुए, या मुझे भी देख ले कोई देखते हुए, तो बुरा कहेगा। लेकिन उसकी तरफ आज के जो हम संस्कारित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, क्या हम उस दिशा में कई ऐसी सामग्रियां वहां भरी पड़ी हैं, हजारों की संख्या में वेबसाइटें हैं उसके, यदि शिक्षण सामग्री के हैं, संस्कार चैनल्स है, प्रवचन है, तो उसके पैरेलल जो एक अश्लील कह सकते हैं वह दुनिया है, क्या उस मामले में अपने आप को हम बचाने की दिशा में समर्थ हैं? हमारा यहाँ थोड़ा हमने शिफ्ट किया है कि अब बच्चे से मामले हम लोगों पर आ गए कि हम कितने बचे हुए हैं इस मोबाइल की दुनिया में, जो भी विसंगतियां हैं उससे। हम बड़े जो दायित्व बोध प्राप्त हैं कि बच्चों को संस्कारित करें, यह हम बात में कहते हैं कि संस्कार नहीं है, बच्चा सीखा नहीं, कुछ नहीं। हमने अपने जो भी सीखा 20, 22, 25 तक, नहीं उसके बाद की जो एक बाद की भी जो एक उम्र है। फेसबुक में एक पेज है LAF, लाइफ आफ्टर 40। लाइफ आफ्टर 40 पेज पर यदि कोई जाए तो वहां जिस तरह की सामग्रियां आती हैं, जिस तरह की भावनाएं हैं, उन भावनाओं की संतुष्टि के लिए भी तो बहुत सारी सामग्रियां मोबाइल के जरिए हम प्राप्त कर लेते हैं, जिसे देखते हुए यदि दिख जाए तो ही बुरा है, तो करने न कर पाने की कुंठा उससे भी भयानक हादसा की तरह है हमारे साथ। इस दिशा में आपकी क्या राय? देखिए अजय जी, मैं आपको सिंपल बात बताती हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे सम्माननीय लोगों को जानती हूँ जो बहुत ही संस्कारी माने जाते हैं आमतौर पर। एटलीस्ट वो दिखाते हैं कि मैं बहुत संस्कारी हूँ, बहुत ही अच्छा हूँ, बहुत अच्छा मनुष्य, मतलब बहुत ही नामचीन हूँ, और अरे बहुत अच्छे बेटे हैं, बहुत अच्छे पति हैं। पर उनकी जो हर व्यक्ति फाजले का बहुत खूबसूरत शेर है। एक आदमी में होते हैं कई आदमी, एक आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसे भी देखना कई बार देखना। तो निदा फाजली साहब ने कहा कि एक आदमी में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। जो संस्कार है वो सिर्फ एक बाह्य आवरण है बहुत सारे लोगों में। मैं सबकी बात नहीं कहती, बात जरूर होते होंगे, बहुत सारे लोग अलग जरूर होते होंगे। देयर कांट बी अ जनरलाइजेशन अबाउट एनी डैम थिंग। तो जनरलाइजेशन नहीं करें, पर वही लोग जो कि बहुत अच्छे पति, बहुत सूटेड बूटेड, बहुत अच्छे पति, बहुत अच्छे बेटे जाते हैं, किसी के इनबॉक्स में न्यूड तस्वीरें मांगते हुए भी नजर आ जाते हैं। तो संस्कार और नैतिकता तो अब ये हो गया कि किसकी खामियां कितनी ज्यादा छिपी हुई, जिसकी खामी वो बाजार में है, वो सरेआम सबके सामने है। जिसकी दबी हुई है वो फिर महंत बना हुआ है। महंत नहीं, वो मैंने कहा ना कि वो एक जो यदि देखते हुए देख लिए जाए तो भी बुरा, और यदि न देखे न करे तो जो कुंठा रही वो बड़ा हादसा, बहुत बड़ी। तो वो चीज जिसकी पढ़ते उधर
नहीं बचेंगे तो फिर चित्रलेखा की तरह कुमार योगी दुनिया को जीत लिया, चित्रलेखा की तरह सामने पत्ते की तरह कांपने लगे। जो आज कहते हैं 70 में 17 का हो जाना, और युवा युवतियां अधिक युवकों से कम और सफेद बाल वालों से अधिक परेशान रहती हैं। तो इस दिशा इस दिशा में मैं हूँ, हम लोग भी उस उम्र में है, हमारे साथी भी हैं, हम जानते हैं कि कौन क्या है, जरूरत है। और कहा जाता है कुछ प्राकृतिक जरूरतें हैं, और प्राकृतिक जरूरतों की प्राकृतिक आपूर्ति न हो तो कृत्रिम आपूर्ति होने लग जाती है। और जैसे ही कृत्रिम आपूर्ति की ओर बढ़ते हैं, तो आप मेरा इशारा समझ रही होंगी कि मोबाइल से सहज सुलभ सस्ता माध्यम अब कुछ नहीं रहा। अब उसमें उस मामले में हम अपने आप को संस्कारित बनाने का कैसे गर्व पाल सकते हैं, या क्या करें? आप ये कह रहे हैं उसमें संस्कार, उसमें तो भाई आप बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। यू कांट टीच द वन हु इज ऑलरेडी टॉट। आप उसको क्या सिखाएंगे, ऑलरेडी सीखे सिखाया है। उनके लिए तो यही उनको कहा जा सकता है कि भाई अपनी धर्म नैतिक संस्कार के दायरे से बाहर निकले, जो वे हैं उसको स्वीकार करें। भाई मैं कहीं नहीं कहती हूँ कि मैं बेहद संस्कारी स्त्री हूँ, मैं कहती हूँ मैं आम स्त्री हूँ, मेरी आकांक्षाएं, मेरी इच्छाएं हैं, और मेरी इच्छाओं के लिए मैं उन इच्छाओं को दमित नहीं करती हूँ, और ना ही मैं एक पोस्टर लगाकर चलती हूँ कि नहीं मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं यही करूंगी। मैं जो नहीं कर सकती हूँ नहीं कर सकती, जो कर सकती हूँ वो करूंगी। आप जब अपने आप को स्वीकार करने लग जाते हैं ना अजय जी, अपने आप को स्वीकृत करना बहुत जरूरी होता है। हम जैसे हैं वैसे ही हैं, तो शायद हमारी जो कुंडली वो भी खत्म होनी हो जाती है, मतलब खत्म होना शुरू हो जाती है। मेन बात ये अपने आप को स्वीकार करना जरूरी है। Exactly, it's very important to accept yourself. If I am that way, I am that way. I don't have to fake myself to anybody. क्यों अपना एक आवरण तैयार करना, क्यों अपने ऊपर पर्दे तैयार लगाना कि एक तरफ तो मैं भाषण दे रहा हूँ कि लड़कियों को जीन्स नहीं पहनना चाहिए, दूसरी तरफ मैं पोर्न देख रहा हूँ। बिल्कुल, क्या जरूरत है इसकी? क्या जरूरत है इसकी? बिल्कुल होता ही है। समाज के तो कई पहलू, और समाज के कई पहलुओं में ये बहुत ही अनावृत पहलू है। तो हमारे अध्यापकीय दुनिया में मैंने शायद या बहुत कम अध्यापकों को देखा है कि इस पोर्न पर बात रखे कहीं या लिखे। लेकिन हमारे सर जगदीश्वर चतुर्वेदी, प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी दिल्ली में ही हैं, अवकाश प्राप्त हैं, लेकिन उन्होंने बहुत लिखा है इस पर, और उनके लेखों को केंद्रित करके मैंने एक लेख लिखा कि जरूरी विषय पर बेहद जरूरी चिंतन है। तो यह जो एक मामला है कि हर कोई पहले छिपा कर देखना है, तो इस मामले में हम बहुत आतंकित रहते हैं। अश्लीलता, और यह अश्लीलता हर कदम पर 10 कदम हमारे ऊपर रखती दिखाई पड़ती है इस मोबाइल में। तो अश्लीलता को हम कैसे परिभाषित करें और उस संदर्भ में कैसे अपने आप को बचाने की कोशिश करें? अच्छा, मैं अश्लीलता पर बात लेकर के आती हूँ। ननद हो जाए कहानी है राजकमल चौधरी की, उसमें कहानी का जिस्ट ये है कि ननद है, वो आती है, कहती है कि भाऊजी, मतलब मैथिली में लिखी हुई कहानी है, भाभी मैंने आज अनर्थ कर दिया। तो क्या हुआ? तो मुझे गांव का आदमी था, वो मुझे बुला रहा था, तो उसने मुझे मतलब वो मुझे बुला रहा था, तो मैंने सोचा कि, और मैंने देखा कि ही इज हार्ड ऑन, और वो उत्तेजना में है, तो मुझे लगा कि वो मेरे साथ संभोग करना चाहता है। मैंने उसके साथ संभोग कर, मैं भी उत्तेजना की ज्वार में थी, मैंने उसके साथ संभोग कर लिया। संभोग करते करते मुझे आखिरी पल में पता चला उसके मुंह से झाग निकल रहा है, यानी उसको सांप ने काट लिया था। तो भाभी मैं उसमें हूँ, इस दर्द में हूँ कि ये बताओ कि क्या कहते हैं, मैंने उसकी उत्तेजना जो जहर की वजह से थी, उसमें मैंने उसके साथ संभोग कर लिया, मैं इस कष्ट से कैसे उभरूं? तो उसकी भाभी ने कहा कि तुमने 5 रुपए के लिए संभोग किया, इससे हमारा 2 दिन का घर खर्च चल जाएगा, तुम भूल जाओ इस बात को। क्या आप उसको अश्लील कहें इस कहानी को? 2 लोगों की, एक गांव की, एक पर्टिकुलर समाज की सच्चाई है। लेस्बियन रिलेशनशिप एक समाज की सच्चाई है। अश्लीलता का जो यहाँ पर है, हमने पूरे यौन संबंधों को अश्लील करार दे दिया गया है। मृदुला गर्ग जब चितकोबरा लिखती है तो वो एक स्त्री का वर्णन करती है, उन पर केस हो जाता है।
आज जो 40 साल पहले अश्लील था, आज उन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये है अश्लीलता की जो परिभाषा भी है ना, वो वो समय के साथ साथ बदलती जा रही है। आज सेक्रेड गेम अश्लील नहीं है, लोग देख रहे हैं और उसको एक मतलब दृश्य के तौर पर देख रहे हैं, ले रहे हैं। लेकिन पोर्न को अभी अश्लील माना जा रहा है। तो चीजें मुझे अभी भी अश्लील और अश्लील का फर्क मुझे नहीं समझ में आता है। हाँ, जो चीजें नेचुरल प्राकृतिक रूप से आपके सामने उपलब्ध हैं, मौजूद, वो चीजें अश्लील कैसे हो सकती हैं? वो आपके समाज का हिस्सा है, उसको आप नहीं दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप समाज के साथ है, उसको आप नहीं दर्ज करेंगे। बतौर लेखिका मेरी एक कहानी में मेरे उपन्यास में शर्मिष्ठा और ययाति के बीच के संबंधों का चित्रण है, जो कि बहुत नैसर्गिक है। क्योंकि उनके बीच में संबंध नहीं होता तो उनका बच्चा कहाँ से आता? अगर मैं उस संबंध अश्लील करार देंगे तो इट मीन्स कि आपने आंखें बंद कर रखी हैं एक बहुत ही जरूरी पहलू से, एक जरूरी पहलू पक्ष की ओर आप देखना नहीं चाहते। आप खजुराहो की मूर्तियों में यौन संबंधों का सेक्स का बहुत ही विस्तृत वर्णन है, क्या आप उसको अश्लील करार देंगे? नहीं। जो चीज आपके समाज में उपलब्ध है, जो चीज प्राकृतिक है, वो अश्लील नहीं है। हाँ, जब मैं पोर्न की ओर जाती हूँ, पोर्न के बारे में बार बार यही कहूंगी, वो भले एक एंटरटेनमेंट मीडियम हो, बहुत लोगों के लिए अपनी कुंठाओं का समाधान करने का मीडियम, पर वो बहुत ही नकली चीज है, एक मैन्युफैक्चर्ड चीज है, जो कि आपको कहीं ना कहीं गलत चीजें बताती है। दुनिया वैसी नहीं होती है, कोई भी संबंध वैसा नहीं होता है जैसा उस ग्रे दुनिया में दिखाया जाता है। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, जो बहुत सारी चीजें जो नैसर्गिक है, जो एलजीबीटी रिलेशनशिप्स हैं, लेस्बियन, गे, ट्रांस रिलेशनशिप्स हैं, वो अश्लील नहीं है। स्त्री पुरुष के संबंध अश्लील नहीं है, बच्चे का जन्म अश्लील नहीं है, आनंद के लिए किया गया संभोग अश्लील नहीं है, समाज का हिस्सा है। इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा आज या कल। और जिस दिन हम अश्लीलता का इस पर दायरा हटा देंगे ना, उस दिन हम ये भी देखेंगे कि लोगों की कुंठाएं कम हुई है, जागृति जो कि बहुत हद तक संपृक्त होगी। जी, अश्लील बता देने में जितनी जल्दबाजी हम करते हैं, उतना ही सतही बने रहते हैं चिंतन के स्तर पर। एक बार ऐसे ही बैठा हुआ था अपने विद्यार्थियों के बीच, आज से करीब 18 साल पहले की बात है। तो बात आई कि अश्लीलता क्या है, कहाँ है? तो कोई कहता है कि नजरों में अश्लीलता है, दृष्टि में अश्लीलता है। तो मैंने कुछ नहीं किया। उस जमाने में एक अखबार आता था, उसमें एक पेज होता था तरंग बोलकर, सप्लीमेंट्री एक पेज अलग से। उस पेज को मैंने सामने कर दिया और कहा कि एक बार देखो। सबने अपनी आंखें नीचे झुका ली। मैंने सवाल किया, अब बताओ कि अश्लीलता इस दृश्य में है या तुम्हारी आंखों में? तुमने आंखें क्यों झुकाई? तो तुम गंदे हुए, यह दृश्य गंदा है। बात आ जाती है कि अश्लील संदर्भों को हम मोबाइल में कदम दर कदम इतना करीब पाते हैं कि उससे बचना जितना हम चाहते हैं, उससे पहले अश्लीलता की सही पहचान, सही समझ समाज में, परिवार में, संस्थानों में विकसित होने का मौका उत्पन्न करें। और तब जाकर जब हम समझने लग जाएंगे, तो जैसा कि अनु जी ने कहा कि जो नैसर्गिक है वह कैसे अश्लील हो सकता है, तो सुंदर देखना नैसर्गिक है, सुंदर बातें, सुंदर आवाज को सुनना, कोयल की आवाज कौन नहीं सुनना चाहता है। उसी तरह से सुंदर देह यष्टि हो, उसकी प्रस्तुति हो, उसे और भी आज जो आइटम सॉन्ग, अपने एक कलीग को मैंने कहा कि लॉकडाउन में क्या समस्या, आइटम सॉन्ग देखो और टाइम पास कर लो। मैंने जानबूझकर कहा, शिक्षिका, उन्होंने कहा ये तो पुरुषों के लिए बनाया गया, हम लोगों के लिए थोड़ी बनाया गया है। यह जो अब विभाजन, तो इस तरह से हम अश्लील देखते हुए देख लिए जाने से आतंकित होते हैं अपने घरों में, अपने बच्चों के बीच, अपने लोगों के बीच, और मौका दर मौका हम पाते हैं कि इस तरह की सामग्री हमारे सामने आ ही जाती है। तो उनसे बचना जरूरी है। जितना अच्छा है कि उसके साथ जो प्राकृतिक मन स्थिति जरूरी है, उसके प्रति सामाजिकता की संरचना को
हम बदलने की कोशिश करें। तो हम अंतिम चरण में है। धन्यवाद ज्ञापन एक औपचारिकता है कि एक छोटी सी भी नहीं, साधारण सी भी नहीं, बस एक जिज्ञासा ही मैंने रखी थी कि क्या अनुशक्ति सिंह जी जो मीडिया में अपनी बेबाक टिप्पणी को लेकर चर्चित हैं, कल को विवादित भी हो सकती हैं, इसकी संभावना कम नहीं है, लेकिन विवादित पूरी संभावना है, मैं जानती हूँ, बिल्कुल पूरी संभावना है, बहुत ट्रोल होती हूँ मैं। जी, और यदि विवादित भी है लेकिन जरूरी है विवादित होना, तो हम हों, ये खतरा तो हमें उठाना ही पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी है। देह ऐसा मामला होता है जो कि मोबाइल में कदम दर कदम पसरी हुई है देह, लेकिन उसे देख लेना, उस पर दो बात कर लेना, उसके ख्याल जबरदस्ती जो हमारे दिलो दिमाग में आने वाले हैं उसके हम कदम हो जाना, कंडीशनिंग, अपने आप को, अपने जहन को रखना, खोलना अस्पृश्य अश्लील है। कंडीशनिंग हम लोग ऐसे बनाए गए हैं, सामाजिक कंडीशनिंग जी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मोबाइल के साथ रहना और उस अश्लीलता से भी अपने आप को बचाना, क्योंकि अब जरूरत है और समय है कि अश्लीलता की हम सही परिभाषा गढ़ें, सही पहचान गढ़ें, और तब जाकर मोबाइल के साथ हमारे अपने संबंध को स्वस्थ बना सकते हैं।